हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। तो हम आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब डाइजेशन करना, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पाचन। किसका पाचन करना? फूड का। हम फूड का पाचन किस लिए करते हैं? हमारा मेन गोल क्या है? हमने फूड अपने अंदर लिया, हमने खाना खाया, हमें इस खाने का पाचन करना है। हम किसी भी चीज का पाचन क्यों करेंगे? उसका मेन गोल या मेन एम क्या है? उसका मेन एम है एनर्जी। हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मैं बोल पा रही हूँ, मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मेरा हाथ हिल रहा है, मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एनर्जी। और इस एनर्जी को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? इस एनर्जी को हम प्राप्त करते हैं फूड से। ठीक है, इसलिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है, जो इस फूड का, जो इस खाद्य पदार्थ का पाचन करके हमें क्या प्रोवाइड करवाए? हमें प्रोवाइड करे एनर्जी या फिर ऊर्जा। ठीक है, अब जो हमने फूड खाया है, फूड किस तरीके से हम लेते? फूड के अंदर हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन वो किस तरीके से होते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। फूड के अंदर एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो भी पोषक पदार्थ हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो बड़े साइज में है और ऐसे जो छोटे साइज में है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अब हमने कोई चीज खाई तो उसके अंदर ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस है जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में लेंगे? इसके अंदर आएंगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट हमें किस में मिलेगा? हम चावल खाएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है। हम आलू खाते हैं, आलू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। हम रोटी खाते हैं, रोटी में कार्बोहाइड्रेट है। तो मिलता तो इसमें बाकी चीजें भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके अलावा हम कह सकते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हम दालें खाते हैं, हमें दाल से प्रोटीन मिलता है, एग से, अंडे से प्रोटीन मिलता है, मांस से प्रोटीन मिलता है। उसके अलावा फैट या फिर लिपिड। फैट या लिपिड जैसे कि घी है, घी के अंदर क्या है? घी फैट या लिपिड का ही है। ठीक है, उसके अलावा हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। हम हरी सब्जियां खाते हैं तो हरी सब्जियों के अंदर उनके भी तो न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उनके भी तो आरएनए डीएनए होते हैं जो कि हम खाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि ऐसे बड़े सब्सटेंसेस हैं ये जिनको हमें छोटे सब्सटेंसेस में तोड़कर हमारे बॉडी के अंदर जिनका पाचन होता है। अब कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी छोटे छोटे सब्सटेंसेस। कैसे? वो कौन कौन से हैं? जैसे कि विटामिन्स। अभी हम ऑरेंज खाएंगे तो ऑरेंज के अंदर हमें क्या मिलता है? हमें उसके अंदर मिलता है विटामिन सी। तो विटामिन्स जो मिलते हैं हमें, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसको हमें किसी चीज में तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये जैसे हैं हम उसको वैसे ही खा सकते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी उसको ले लेती है। जैसे कि मिनरल्स, हम कुछ भी खाते हैं उसके अंदर मिनरल्स तो प्रेजेंट ही होते हैं। और वाटर यानी कि पानी। पानी का भी हमारी बॉडी के अंदर पाचन नहीं होता। इनका हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? डाइजेशन नहीं होता। ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? एब्जॉर्ब्ड। इनका सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, इनका डाइजेशन नहीं होता। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से चीज है, इनमें से ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए, इनमें से किस किस का पाचन नहीं होता, उसमें दे दे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, तो हमें विटामिन को क्लिक करना है, क्योंकि जो विटामिन होते हैं वो डाइजेस्टेड नहीं होते। वो कैसे होते हैं? उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, अब हमने इधर देखा कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है या फिर न्यूक्लिक एसिड है। इनको हमने बोला कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, अब ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, यानी ये बड़े कंपाउंड्स हैं। ये किस तरीके के कंपाउंड्स हैं? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, जटिल पदार्थ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। अब इनका हमारी बॉडी के अंदर पाचन करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए हमें इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? सिंपल कंपाउंड्स के अंदर।
तो हम डाइजेशन की एक डेफिनेशन ये भी तो बोल सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू सिंपल कंपाउंड्स इज नोन एज डाइजेशन. द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो नोन एज डाइजेशन, और या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, पाचन. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं इनकी क्या सिंपल फॉर्म्स हैं, इनकी सिंपल कंपाउंड्स क्या बनेंगे. अभी हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया था कार्बोहाइड्रेट, है ना. हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा. कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होंगे. हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हम इसके ऊपर लिख देते हैं. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जिस फॉर्म में हम फूड को ले रहे हैं, और ये सिंपल है जिस फॉर्म में हमारी बॉडी इनको चेंज कर रही है. हमारी बॉडी को एनर्जी लेने के लिए इनको कुछ सिंपल कंपाउंड्स में चेंज करना पड़ेगा. तो हमारी बॉडी का काम ये है, हम जो ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज के अंदर. उसके अलावा प्रोटीन का कन्वर्जन होगा अमीनो एसिड्स में. हम बहुत बार डिस्कस कर भी चुके हैं ये चीज कि प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर. उसके बाद फैट या फिर लिपिड. फैट या फिर लिपिड का जो कन्वर्जन होगा वो होगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर. ठीक है, उसके अलावा जो आएगा न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड का कन्वर्जन किसमें होगा, न्यूक्लिक एसिड कन्वर्जन होंगे नाइट्रोजनस बेस के अंदर. न्यूक्लिक एसिड बना किसका होता है, अगर हम उसको भी दिमाग में रखें, फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो हम यहाँ पर H3PO4 बोल सकते हैं. और इसके अलावा यहाँ पर होगी पेंटोज शुगर, यानी कि राइबोज वगैरह. जो हमने ग्लूकोज की बात की थी ये है हेक्सोज शुगर. हेक्सोज का मतलब 6, यहाँ पर 6 कार्बन की ये शुगर है हेक्सोज, और ये यहाँ पर है पेंटोज यानी 5 कार्बन की शुगर है. ठीक है, तो अभी क्या है कि ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स अपनी सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रही है हमारी बॉडी. और ये जो भी सारे सिंपल कंपाउंड्स हैं, ये सिंपल कंपाउंड्स हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे. हमने बात की थी जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन है, जो वाटर है, वो तो सीधे ही एब्जॉर्ब हो रहे थे, लेकिन इन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर एब्जॉर्ब किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा. तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अभी हमने ये बात की कि यह है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड. इन चारों को नेम दिए जाते हैं डिफरेंट. क्या क्या नेम है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के ये क्या है, स्रोत है ये किसके, सोर्सेस ऑफ एनर्जी. इन्हें क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी. हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी. और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड. अगर हमसे पूछा जाए कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हैं, तो ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो विटामिन थे, मिनरल्स थे, वाटर था, इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा था. ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे. हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी. इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, इनको प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड भी कहा जाता है. कई बार सीधा ये लाइन ही उठाकर दी जाती है कि कौन से इनमें से ऐसे हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी के नाम से जाने जाते हैं और कौन से इनमें से नहीं है. ठीक है, हमने भी बात की कि उनका तो सीधा जो विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है, उनका सीधा एब्जॉर्प्शन किया जाता है, वो एनर्जी के लिए नहीं रिक्वायर्ड, उनसे एनर्जी हमें नहीं मिलती. और अभी हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि हमें फूड से एनर्जी चाहिए, इसलिए तो हम डाइजेशन करवा रहे हैं. तो फिर उन लोगों का क्या काम है, यानी कि जो विटामिन है, जो मिनरल्स है और जो वाटर है, इससे तो हमें एनर्जी नहीं मिल रही. फिर इनका काम क्या है,
इनका काम ये है कि जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो इनके अंदर कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है, यानी इन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हम इसको डीपली पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमें किस तरीके से इनकी जरूरत है। तो इनकी जरूरत हमें सीधा सीधा ये एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे और इनकी जरूरत हमें इन रिएक्शंस को करवाने के लिए भी है। अभी हमने बोला कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो इनमें से कौन कितनी एनर्जी देता है हम वो भी देखते हैं। अभी हमने बात की कि दीज आर दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो इनमें से कौन कितनी एनर्जी दे रहा है? अगर हम बात करें फैट की तो फैट है 9.2 किलो कैलोरी, ये हमें एनर्जी देगा। प्रोटीन देगा 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट देगा 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी। यानी कि इनका एनर्जी का अगर ऑर्डर की बात करें तो इनकी एनर्जी का ऑर्डर होगा ये। फैट सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, प्रोटीन सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है और कार्बोहाइड्रेट सबसे कम एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। यानी सबसे ज्यादा ये, फिर उससे कम ये और उससे कम ये। इसका मतलब तो हमें अगर एनर्जी चाहिए तो हम सबसे ज्यादा फैट को खा लें और हमें एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई हमारे सामने फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो हम उसको सबसे पहले ग्लूकोज देते हैं और ग्लूकोज तो क्या है? ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है। तो उसको सबसे पहले ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? अगर कोई एथलीट है, उसने भागना है, तो उसको सबसे पहले वो एक बोतल ग्लूकोज पीकर जाएगा। या हम भी जब थोड़ा सा लो फील करते हैं तो हमें डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप ग्लूकोज को पियो। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, जबकि हमें एनर्जी तो फैट से मिल रही है? ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होगा तो उस डाइजेशन में सबसे पहला जो डाइजेशन होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद होगा प्रोटीन का और लास्ट के अंदर होगा फैट का। सॉरी, इसके बाद होगा फैट का और फिर होगा प्रोटीन का और उसके बाद होगा प्रोटीन का। यानी कि अगर हमने एक साथ दाल खाई, अगर हमने एक साथ खाई दाल, उसके साथ खाई हमने रोटी और उसके साथ लिया हमने तेल, तो सबसे पहले कौन सा डाइजेशन होगा? सबसे पहले हमारी बॉडी में रोटी डाइजेस्ट होगी, उसके बाद हमारी बॉडी में तेल होगा और लास्ट में हमारी बॉडी के अंदर दाल डाइजेस्ट होगी। तो हमें जब इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, उसी वक्त जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले एनर्जी इससे मिलेगी, सबसे ज्यादा एनर्जी इससे मिलेगी, लेकिन सबसे पहले एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को खाना पड़ता है और कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म ग्लूकोज को हम लेते हैं, जिसकी वजह से हमें सबसे पहले फटाफट एनर्जी मिल जाए, इंस्टेंट एनर्जी की जब रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ही डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आपको ग्लूकोज लेना चाहिए क्योंकि आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है। ठीक है। उसके अलावा हम इसको इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जब किसी को वेट लूज करना होता है तो उसको सबसे पहले बोला जाता है कि आप अपने कार्ब्स को कम कीजिए। कार्ब्स को कम करना यानी कि वो हमें कहता है कि आप रोटी मत खाइए, है ना। और अगर हम कार्ब्स को कम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कार्ब्स का डाइजेशन होने के बाद सेकेंड नंबर पर डाइजेशन होगा फैट का, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी फैट डिपॉजिट है फिर उसका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर हम कार्बोहाइड्रेट को बंद कर दें तो हमारा जो फैट कम करना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए इजी हो जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम बहुत कम अमाउंट में ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज जितना चाहिए एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी का ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर
ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट है। प्लांट्स के अंदर की बात करें तो स्टार्च के अंदर प्रेजेंट है, या हमारी बॉडी के अंदर भी स्टार्च होता है। उसके अलावा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के अंदर सेल्यूलोज भी होता है। सेल्यूलोज हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसका क्या कारण है? ठीक है, अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन और स्टार्च डाइजेस्ट हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोजन की अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की तरफ जाएं तो ग्लाइकोजन और स्टार्च की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे वो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड्स जो है ये हमारी बॉडी के अंदर ये दोनों बॉन्ड्स जो है इन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा अगर हमें ग्लाइकोजन और अगर हमें स्टार्च का डाइजेशन करना है। और अगर सेल्यूलोज का डाइजेशन करना है तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इनका डाइजेशन करने के लिए हमें इनको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारी बॉडी क्या है कि ग्लाइकोजन को भी तोड़ सकती है, स्टार्च को भी तोड़ सकती है, लेकिन सेल्यूलोज को नहीं तोड़ सकती। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है अल्फा अमाइलेज। हमारी बॉडी में अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट होता है और अल्फा अमाइलेज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ सकती है। ठीक है, और इस अल्फा अमाइलेज को ही हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हमारे सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे टाइलिन कहा जाता है, जो सबसे पहले डाइजेशन को स्टार्ट करती है। अगर हमारी बॉडी में सबसे पहले डाइजेशन कहीं स्टार्ट होता है तो वो होता है हमारे माउथ में, हमारी बक्कल कैविटी के अंदर। उस माउथ के अंदर क्या होता है कि जो सलाइवा होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है, जो लार होती है, उसके अंदर टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसी टाइलिन को हमने क्या नाम दिया है? अल्फा अमाइलेज। उसी टाइलिन को क्या बोला जाता है? सलाइवरी अमाइलेज। यानी हमारी बॉडी के अंदर अल्फा अमाइलेज टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन भी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, स्टार्च भी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन सेल्यूलोज का बॉन्ड क्या है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम चाहिए बीटा अमाइलेज। यहाँ पर हमें जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए बीटा अमाइलेज, और जो बीटा अमाइलेज एंजाइम है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्सेंट होता है। इस वजह से सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता। हम जिस भी फॉर्म में सेल्यूलोज को खाएंगे वो वैसा का वैसा हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। और बीटा अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? सेल्यूलेज। सेल्यूलेज एंजाइम को ही बीटा अमाइलेज एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बोलें कि एनिमल्स के अंदर कहाँ पर जो है सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, तो अगर हम बात करें सेल्यूलोज का डाइजेशन, तो सेल्यूलोज का डाइजेशन हो सकता है टर्माइट में, सेल्यूलोज का डाइजेशन हो सकता है कॉकरोच में। कॉकरोच में, टर्माइट में सेल्यूलोज का डाइजेशन हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा इनके अंदर प्रेजेंट होता है और ट्राइफोनिम्फा के अंदर प्रेजेंट है बीटा अमाइलेज एंजाइम। तो ट्राइकोनिम्फा बीटा अमाइलेज एंजाइम का सिंथेसिस कर सकता है और ये इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। किसकी? टर्माइट और कॉकरोच की बॉडी के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है। तो इसके प्रेजेंट होने की वजह से टर्माइट और जो कॉकरोच है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं
पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये मेनली 3 ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करते हैं। ये तीनों एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनमें डिफरेंस ये है कि पेप्सिन जो है वो एसिडिक पीएच में वर्क करता है, ये हमारे स्टमक के अंदर होते हैं, और ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन ये अल्कलाइन पीएच के अंदर वर्क करते हैं, और ये जो प्रेजेंट होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। जब हम इसको अंदर जाएंगे इस चैप्टर के, तो एक एक एंजाइम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू हो रहा है, ठीक है। जो प्रोटीन है उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेप्सिन के लिए एसिडिक पीएच की जरूरत है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के वर्क करने के लिए अल्कलाइन पीएच की जरूरत है। उसके बाद फैट के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे एस्टर बॉन्ड। फैट के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो होंगे एस्टर बॉन्ड्स, और ये जो एस्टर बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ने के लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए हमें सिर्फ लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर एस्टर बॉन्ड की जो है एस्टर बॉन्ड टूट जाता है। कुछ अमाउंट में लाइपेज एंजाइम गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर भी प्रेजेंट होता है, वैसे मेजरली ये इंटेस्टाइन के अंदर ही हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए हमें जो एंजाइम्स चाहिए, इसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसको तोड़ने के लिए हमें जो एंजाइम्स चाहिए वो चाहिए न्यूक्लिएज एंजाइम, वो चाहिए हमें न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, वो चाहिए हमें न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। तो ये तीनों एंजाइम्स ही रिक्वायर्ड है न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए, ठीक है। न्यूक्लिएज, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज ये तीनों एंजाइम्स ही रिक्वायर्ड है। तो अगर प्रोटीन के अंदर बॉन्ड्स की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड है, इनको तोड़ने के लिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन रिक्वायर्ड है। फैट के अंदर एस्टर बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम जरूरी है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, इनको तोड़ने के लिए न्यूक्लिएज, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज साइडेज एंजाइम की हमें जरूरत है, ठीक है। अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो प्रेजेंट होता है फाइलम, इंट्रा सेलुलर प्रेजेंट होगा फाइलम प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। फाइलम प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा के अंदर इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर इनसाइड द सेल के अंदर जो डाइजेशन होगा वो होगा इंट्रासेलुलर, और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर। तो यहाँ पर जो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर ये होगा फाइलम सिलेंट्रेटा से लेकर फाइलम कोर्डेटा यानी मैमल्स तक ही होगा। ये मैमल्स तक यानी हमारे अंदर किस तरीके का जो डाइजेशन पाया जाता है, हमारे अंदर पाया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में है रैबिट। रैबिट में कैसा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। हमारे सिलेबस में क्या है फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर कैसा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। हमारे सिलेबस में क्या है अमीबा। अमीबा में कैसा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। हमारे सिलेबस में क्या है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में कैसा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। और क्या है एस्कैरिस। एस्कैरिस में कैसा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। हमने ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं हमने इनके बारे में पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन का पता नहीं है कि कब कहाँ से आ जाए, तो अगर हम इसको फिजियोलॉजी के साथ भी इनको थोड़ा बहुत पढ़ लें तो ये हमारे लिए ही बेटर है।
ठीक है। तो हमने पढ़ा डाइजेशन 2 टाइप्स का होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो डाइजेशन होता है ये होता है एक्टो एंडोडर्मल। एक्टो एंडोडर्मल, हमने जब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था तब भी हमने हर एक ग्लैंड को नाम दिया था कि ये एक्टोडर्मल है, ये एंडोडर्मल है, ये मेसोडर्मल है। लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टो एंडोडर्मल होता है। वैसे तो सारा का सारा ही एक्टोडर्म से बना होता है, लेकिन फिर हमने इसको एंडोडर्मल क्यों कहा? क्योंकि ऐसे दो चीजें हैं जो एंडोडर्म से बनी होती हैं। सबसे पहली चीज है सॉफ्ट पैलेट, जिसको हम बोलते हैं कोमल तालु। तो जो सॉफ्ट पैलेट है वो एंडोडर्म से बना होता है। उसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर रेक्टम प्रेजेंट होती है वो भी एंडोडर्म से बनी होती है, यानी रेक्टम और सॉफ्ट पैलेट की प्रेजेंस के कारण हम इसको बोलते हैं एक्टो एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है। तो आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आई होप आप सबको पसंद आ रहा होगा। और इससे पहले हमने जो ग्लैंड्स वाला चैप्टर पढ़ा था उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे शॉर्ट्स में डाल दिए जाएंगे। ठीक है। थैंक यू।